As you all know that something has happened or still happening in Sri Lanka these days regarding its economic and political status. So what do you think? Is it game over for Sri Lanka now? क्या श्रीलंका के क्राइसिस का असर इंडिया पर भी पड़ सकता है? Hi guys, I'm Nehapreet Kaur and welcome back to my Wisdom Diary. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि what exactly these crises are and which things cause these crises और इन सब का रिजल्ट क्या होगा, श्रीलंका का क्या बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब पता सबको है कि वहाँ श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कहाँ से शुरू हुई या क्या मेन रीजंस क्या थे उसके। तो हम शुरू से शुरू करेंगे कि ये कहाँ से चीज़ शुरू हुई और ये टेस्ट ऑफ वायलेंस तक कैसे पहुँचे। तो अब श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़े कि लोग सड़कों पर उतर आए। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी कंट्री या स्टेट का डेट टू जीडीपी रेशो, मतलब कि एक ऐसा रेशो जो बताता है कि एक देश साल में कितनी कमाई करता है एंड हाउ दैट कंपेयर्स टू द अमाउंट दैट कंट्री ओज, और मतलब कि उसकी कंपेयर में कितने चुकाने हैं। हाँ, तो अगर किसी कंट्री या स्टेट का डेट टू जीडीपी रेशो 60% से ऊपर चले जाए, मतलब कि वो देश या राज्य बर्बाद होने की कगार पर है। और अगर 100% क्रॉस कर गया, मतलब कि बर्बाद हो गया। और श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशो हो गया है 110%, मतलब कि फिनिश्ड। श्रीलंका की इकोनॉमी दो ही चीज़ों पर चलती थी, एक तो फार्मिंग और दूसरी टूरिस्ट के सर्कल, और इन दोनों ही चीज़ों को श्रीलंका ने खुद ही खराब कर दिया। पहले बात कर लेते हैं टूरिस्ट वाले फैक्टर की। तो सबसे पहले मेन रीज़न आता है ईस्टर डे ब्लास्ट। अब ईस्टर डे क्रिश्चियंस के 3 फेमस फेस्टिवल्स में से एक है, और इस ब्लास्ट में मोर देन 250 लोग मरे, जिनमें से 45 बाहर से आए क्रिश्चियन थे, मतलब कि टूरिस्ट थे। तो अब फॉरेन कंट्रीज में एक खौफ बैठ गया, क्योंकि इस कार्रवाई के दौरान श्रीलंका गवर्नमेंट ने कोई खास स्टेप नहीं लिया। अगला ये कि श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं, जो एक्चुअली हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया इन्होंने। लाइक दे वर केप्ट इन द कैंप्स एंड ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, एंड यहाँ से श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस खराब हुए। अब जब हमें कहीं घूमने जाना हो, लाइक फॉरेन ट्रिप पर, तो वी वुड लाइक टू गो टू द क्लोजेस्ट प्लेस लाइक नेपाल, एंड उसी तरह श्रीलंका था। अब जब इंडिया के साथ रिलेशन खराब हुए तो इंडिया से टूरिस्ट भी कम हुए। इसके अलावा श्रीलंका पर एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप का आरोप लगा। श्रीलंका गवर्नमेंट ने बुर्के पर बैन लगा दिया। अब श्रीलंका ने अपनी इंटरनल पॉलिसीज ऐसी कर दी कि श्रीलंका की इमेज हो गई खराब और लोन लेने में आ गई दिक्कत। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया, अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया था, पर अब टाइम खराब था, सो व्हाट टू डू। श्रीलंका ने टैक्स फ्री हॉलीडेज कर दी, ताकि हर कोई बढ़ चढ़ कर आएगा, कंपनीज आएंगी श्रीलंका में। पर उसके 2 महीने बाद ही कोरोना आ गया, सब कुछ बंद हो गया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई। तो जो बचे कुचे पैसे टैक्स से आ रहे थे वो भी बंद हो गए, मतलब कि बची कुची कसर पूरी कर दी कोरोना ने। यहाँ पे हो गए टूरिस्ट आने बंद, टूरिज्म वाला काम इनका बिल्कुल हो गया ठप। अब बात करते हैं फार्मिंग वाले फैक्टर की। अब श्रीलंका भारी रेशो में कोकोनट ऑयल, रबर और टी एक्सपोर्ट करता था। अब यहाँ गड़बड़ ये हुई कि श्रीलंका गवर्नमेंट सेट के इंसेक्टिसाइड के तौर पर जो सिंथेटिक कंपाउंड यूज करते हैं, जो ये $400 मिलियन पर ईयर स्पेंड करके इंपोर्ट करवाते थे, उसे बंद करवाते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंपोर्ट करवाते हैं। अब हुआ ये कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर का रिजल्ट होता है वो जल्दी दिखता है, पर वो महंगा होता है। और वहीं ऑर्गेनिक खाद, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो लीव्स और काउ डंग से बनाई जाती है, उसका वो सस्ती होती है, लेकिन उसका रिजल्ट दिखता है लेट, लाइक इट टेक्स 15 to 20 ईयर्स। अब जब सिंथेटिक फर्टिलाइजर की इंपोर्ट बंद कर दी तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की डिमांड ज़्यादा हो गई, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो ऑलरेडी नहीं था, तो यहाँ पे फार्मिंग का काम भी हो गया खत्म। अब फार्मिंग का काम चौपट होने पर सीन में आता है चाइना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की कमी को देखकर श्रीलंका ने चाइना से $70 मिलियन का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंपोर्ट करवाया, और उस फर्टिलाइजर में कुछ बैक्टीरिया पाए गए, जिसकी वजह से बीमारी फैल गई। मतलब कि फर्टिलाइजर्स ने जो प्लांट्स थे उन्हें खराब करना शुरू कर दिया।
तो फिर श्रीलंका ने $7 मिलियन का खर्चा उठाकर वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को चाइना वापस भेजा। I mean, श्रीलंका took so many dumb decisions. टूरिस्ट खत्म, फार्मिंग खत्म, मतलब के नो मनी। अब श्रीलंका में हर चीज की कमी होने लग गई क्योंकि इंपोर्ट करवाने के पैसे नहीं थे। अब जैसे कि पेट्रोल हो गया 350 रुपये लीटर। पेट्रोल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टेशन पर भी भारी असर पड़ा, लाइक बस एंड ट्रेन फेयर्स बढ़ गए। जो कंपेन मशीनें चलती हैं फार्मिंग के लिए वो बंद होगी। फार्मिंग तो ऑलरेडी इसी हालात, ये भी एक फैक्टर था फार्मिंग का जो ठप होने का जो मेन रीज़न था उनमें से एक ये भी था। तो हालात ऐसे हो गए कि पेपर की शॉर्टेज हो गई, न्यूज़पेपर वहाँ के जो तो बड़े थे इसलिए वो भी बंद हो गए, एग्ज़ाम्स रद्द हुए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 2 घंटे आती। शुगर हो गई 200 रुपये, राइस हो गए 200 रुपये, 4200 रुपीज़ गैस सिलेंडर हो गया और लोग लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए। इन्हें दवाइयाँ तक भी इम्पोर्ट करवानी पड़ रही। एवरीथिंग इज टोटली फिनिश्ड इन श्रीलंका। अब श्रीलंका के पास पैसे हो गए ज़ीरो, कर्जा हो गया $7 बिलियन का। तो अब श्रीलंका निकला दुनिया से लोन लेने। श्रीलंका ने लोन मांगा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अब वर्ल्ड बैंक जो लोन देती है वो देती है अच्छे कामों के लिए, लाइक फॉर डेवलपमेंट, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। एंड IMF लोन देती है जब किसी कंट्री के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते, मतलब हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। और वो भी एक शर्त पर लोन देती है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो IMF के अंडर ही हो। तो अब वैसे IMF से लोन लेने भी का प्रोसेस भी कौन सा इजी होगा, भी ये काफ़ी टाइम लंबा चलेगा और ये श्योर भी नहीं है कि उन्हें ये लोन मिलता भी है कि नहीं। तो अब इन इकोनॉमिक क्राइसिस से यहाँ पता चलेगा कि पॉलिटिकल क्राइसिस क्या हुए। अब श्रीलंका का ये एक सिस्टम सा है, कह लीजिए कि पूरा खानदान ही सरकार चलाती है, लाइक आगे के आगे बच्चे। जैसे जो सबसे पहले मंत्री था वो है एल्विन राजापक्षा थे, फिर आगे उनके बेटे आए गोटाबाया राजापक्षा, महिंदा राजापक्षा, बासिल राजापक्षा और चमल राजापक्षा। तो जो गोटाबाया राजापक्षा वो प्रेसिडेंट थे, मतलब कि रेजिग्नेशन देने से पहले एक्चुअली ही फ्लड कंट्री, बट अब उनका रेजिग्नेशन लेटर आ गया है। नाउ ही इज़ नॉट द प्रेसिडेंट एनी मोर। और आगे महिंदा राजापक्षा जो प्राइम मिनिस्टर थे, बासिल फाइनेंस मिनिस्टर थे, चमल इरिगेशन डिपार्टमेंट। आगे महिंदा के बेटे नमल राजापक्षा जो रेलवेज में थे, योशिता राजापक्षा चीफ ऑफ द स्टाफ, और फिर चमल राजापक्षा के जो बेटे सुशींद्र राजापक्षा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड शमींद्र एयरलाइंस। मतलब के 9 मेन लीडर्स एक ही फैमिली से आते हैं, बाकी की कजन्स अलग। तो अब इतना कुछ हो गया तो लोग तो भड़केंगे ही। तो अब शुरू हुए प्रोटेस्ट बदले वायलेंस में, एंड पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। अब उन्होंने तो रिजाइन दे दिया, लेकिन महिंदा राजापक्षा और गोटाबाया राजापक्षा तैयार नहीं थे। तो प्रोटेस्टर्स ने महिंदा राजापक्षा के घर में आग लगा दी, एंड इन हालातों को देखते हुए महिंदा राजापक्षा को रिजाइन देना पड़ा और अपनी जगह पर उन्होंने खड़ा किया रणिल विक्रमसिंघे को। लेकिन गोटाबाया फिर भी तैयार नहीं थे, तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट जारी रहे। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि जब तक गोटाबाया राजापक्षा रिजाइन नहीं देते तब तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। एंड बट बिफोर द रेजिग्नेशन गोटाबाया फ्लेड द कंट्री। एंड उस टाइम पर उस टाइम के जो हालात थे, रणिल विक्रमसिंघे वाज सर्विंग एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ गोटाबाया राजापक्षा। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से द 73 years old who had already taken the role after Rajapaksa headed to Singapore via the Maldives, took his oath of office before Chief Justice Jayanatha Jayasuriya. As per the constitution, the Prime Minister automatically becomes the President in the event of the resignation. So this whole scene of Sri Lanka, ये इंडिया के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है, क्योंकि अगर ये क्राइसिस इसी तरह चलते रहे तो इंडिया ने ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी श्रीलंका के कुछ एरियाज में, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है। इसके साथ ही इट कुड कॉज अ मेजर डिस्ट्रप्शन टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पोर्ट कोलंबो, एंड द पोर्ट कोलंबो हैंडल्स ओवर 30% ऑफ इंडियाज कंटेनर ट्रैफिक एंड 60% ऑफ ट्रांसशिपमेंट। बाकी श्रीलंका की गलतियों से इंडिया को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के कुछ राज्य की डेट टू GDP रेशो भी बढ़ रही है, लाइक पंजाब 53%। सो इट इज़ हाई टाइम फॉर इंडिया टू गेट अलर्ट। तो ये थे श्रीलंका क्राइसिस।
आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आसानी से आपको बता सकूं कि ये क्राइसिस क्या थे, कैसे शुरू हुए, एंड आई होप आप समझ भी गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। Till then, stay safe, stay healthy, and stay tuned with My Wisdom Diary. Thank you for watching.